जय हिंद क्लास 12th। जय हिंद SRPians। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मी धर्मेंद्र सिंह। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग की पाठ संख्या 12 बाजार दर्शन, जो कि जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित है, का अध्ययन करेंगे। किंतु उससे पहले हम संक्षेप में जैनेन्द्र जी का जीवन परिचय, बाजार दर्शन पाठ का प्रतिपाद्य एवं सारांश पढ़ेंगे। जैनेन्द्र जी, जिनका जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत ही व्यापक और वैविध्यपूर्ण रहा है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपने गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ट एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है, और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास है। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इनका काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार, समय और हम, ये विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। जैनेन्द्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1990 में इस महान आत्मा का देहावसान हो गया। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक से पहले शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह।
इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक के अनुसार आज बाजार की चकाचौंध हमें अपनी ओर अत्यधिक आकर्षित करती है। लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। लोगों को सोच समझकर बाजार का उपयोग करना चाहिए। यह भगत जी के माध्यम से भी लेखक ने हमें इस पाठ में बताया है। इस पाठ के माध्यम से जैनेन्द्र जी स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि बाजार की अनावश्यक चमक दमक में फंसने से असंतोष, तृष्णा एवं ईर्ष्या का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम इस पाठ के सारांश की तरफ जाएं तो लेखक कहना चाहता है कि उपभोक्तावाद को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना आवश्यक है। लेखक के एक मित्र बाजार में मामूली सी चीज लेने गए थे, किंतु बाजार की जगमगाहट देखकर वे अनेक चीजें ले आए और सारा दोष अपनी पत्नी पर लगा दिया। लेखक के अनुसार यह सारा दोष केवल पैसे की गर्मी का है, जिसको प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। लेखक कहना चाहता है कि फालतू चीज की खरीद का मुख्य कारण बाजार का आकर्षण है। लेखक के मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है मनुष्य के अंदर। हर आदमी को चीज की कमी महसूस होने लगती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। दूसरा मित्र लेखक का दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी ना ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी को छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता है। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भारी हो तथा मन खाली हो। जब मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीजें निमंत्रित करती हैं। सब चीजें खरीदने का मन करता है। और जरूरतें उतरते ही फैंसी चीजें आराम नहीं खलल डालती प्रतीत होती हैं। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली ना रखो। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन को खाली रखने का मतलब बंद करना नहीं है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। एक उदाहरण देते हुए लेखक पड़ोस में भगत जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वे लंबे समय से चूरन बेच रहे हैं। चूरन उनका सरनाम था। प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक वे नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और ना ही पेशगी आर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वह बचा चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। उन पे बाजार का जादू नहीं चल सकता था। लेखक कहता है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर, धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। लेखक मानता है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं, वे ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ये कपट को बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह शास्त्र सरासर औधा है। वह मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है।
ये था आपके इस पाठ का सारांश। अब हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और उसमें आए हुए क्लिष्ट शब्दों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं और किसी क्लिष्ट शब्द का अर्थ आपको नहीं पता चल रहा है तो आप सायंकाल कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। आशय का अर्थ होता है मतलब, महिमा का अर्थ होता है महत्ता। उस महिमा का मैं कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है। प्रमाणित का मतलब होता है सिद्ध होना। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? माया का मतलब होता है आकर्षण। फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग मतलब पैसे रखने का थैला, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? माल टाल का अर्थ होता है सामान। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। परचेजिंग पावर का अर्थ होता है खरीदने की शक्ति। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। फिजूल मतलब व्यर्थ। वे पैसे बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। दरकार का अर्थ होता है परवाह या इच्छा। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस कल सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए? मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। बेहया मतलब होता है बेशर्म। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए ही हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हरज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है। आग्रह मतलब होता है खुशामद। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। मूक मतलब होता है मौन। यहां एक शब्द का अर्थ है तिरस्कार, मतलब होता है अपमान। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, परिमित मतलब होता है सीमित, अतुलित मतलब होता है अपार। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। कामना मतलब होता है इच्छा। विकल क्यों? पागल।
विकल माने होता है व्याकुल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। अब हम आपको इन पैराग्राफों में से कुछ प्रश्न बना के देंगे, जिसको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप उस प्रश्न को का अर्थ समुचित रूप से नहीं दे सकते हैं, तो आप सायंकाल कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, बाजारवाद का प्रमुख कारण क्या है? बाजारवाद का प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न संख्या 2, वास्तविक रूप में पावर किसे बताया गया है और क्यों? वास्तविक रूप में पावर किसे बताया गया है और क्यों? पैसे की पावर का रस किसमें है? प्रश्न संख्या 3, पैसे की पावर का रस किसमें है? प्रश्न संख्या 4, बाजार किस कारण से आमंत्रित करता है? बाजार किस कारण से आमंत्रित करता है? प्रश्न संख्या 5, मूक आमंत्रण किस प्रकार का आमंत्रण है? मूक आमंत्रण किस प्रकार का आमंत्रण है? इन 5 प्रश्नों को आप करिएगा। अगर आपको लगता है कि इनका समुचित उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सायंकाल कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।